नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने इकाई 4 के बारे में पढ़ा था, यानी थल और जल संसाधन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 5 के बारे में और हम पढ़ेंगे चैप्टर वन संसाधन। यानी वन भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन ही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि संसाधन का मतलब ये नहीं कि धरती से निकल रहे हैं कि तेल पेट्रोल है और डीजल है, कोयला है। संसाधन सिर्फ यही नहीं है, जल भी एक संसाधन है, वन भी एक संसाधन है और थल भी एक, जमीन भी एक क्या है, संसाधन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 5 वन संसाधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि वन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वन मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उस पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। यानी अगर कही जाए कि जैव विविधता, यानी जीवों में विविधता पाई जाती है, जीवों में भिन्नता पाई जाती है। एक वन में आपको क्या क्या मिलेगा, तरह तरह के पेड़ मिलेंगे, 100-150 तरह के पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, कीट पतंगे मिलेंगे, पक्षियाँ मिलेंगी। सभी मिलकर क्या करती है, सभी मिलकर एक वन पर्यावरण का निर्माण करती है, एक वन परितंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, जिस प्रकार जल परितंत्र का निर्माण क्या करती है, सब कुछ मिलकर जल परितंत्र का निर्माण करती है। जल में क्या क्या होता है, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले पादप मिलकर क्या बनाते हैं, एक जल का परितंत्र बनाते हैं। उसी प्रकार वन में जितने भी जीव हैं, कीट है, पतंग है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी मिलकर, जंगल झाड़ियाँ सभी मिलकर क्या बनाती है, एक वन परितंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपने ये जान लिया कि वन क्या है। अब हम बात करेंगे वन एक संसाधन के रूप में, माने वन एक संसाधन है कैसे। तो दोस्तों, वन एक संसाधन कैसे, ये हमें पूछने और बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वनों से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वनों का लाभ क्या है। वनों का सबसे पहला लाभ है कि जहाँ पर वन रहेगा वहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में काफ़ी सारे वृक्ष रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे। तो जहाँ पर जिस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का जो प्रकृति है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पर बारिश समय पर आती है, मानसून समय पर आती है, वर्षा समय पर होती है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे, हम जानते हैं पेड़ पौधे वाष्पीकरण करते हैं, वेपोराइजेशन करते हैं। और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, हमारा जो तापमान है वो संतुलित बना रहता है। अधिक गर्मी में भी हमें गर्मी का जो एहसास है वो नहीं होने देगा, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में जब आप पेड़ के पौधे के नीचे बैठोगे, बड़े वृक्ष के नीचे बैठोगे, तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी। इससे क्या होता है, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। अब देखिए, वनों के होने से फ़ायदा क्या है। वनों के होने से फ़ायदा ये है कि हम जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। जिस क्षेत्र में अधिक पेड़ पौधे हैं वहाँ पर पॉल्यूशन भी कम है। आप आंकड़े निकाल कर देख लो, दिल्ली में अधिक पॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि दिल्ली में पेड़ पौधे की संख्या काफ़ी कम है। राजधानी बनाने के चक्कर में, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, उद्योग बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है, वनों का कटाई हो रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में आज क्या हो गया है, पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि जो औसत आयु है, औसत उम्र है लोगों का, 5 साल तक कम हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, एक वन को संसाधन कैसे कहते हैं। एक वन में क्या होता है, तरह तरह के जीव होते हैं, बहुत प्रकार के जंगली जानवर होते हैं। उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वनों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, चारा प्राप्त करते हैं, फाइबर, रेशा, फल, जड़ी बूटियाँ प्राप्त करते हैं। जितना भी कच्चा माल है, जलावन के लिए लकड़ी है, इमारती लकड़ी यानी घर बनाने के लिए जो लकड़ी हमें चाहिए, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए, वो हमें वन से मिलती है। तो वन क्या है, एक संसाधन है। और उससे भी बड़ी बात, हमें अधिक मात्रा में क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अधिक मात्रा में पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाष्पीकरण को करते हैं। तो इससे क्या होता है, यही तो है एक संसाधन। यही क्या होता है, एक संसाधन। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं। तो यही तो है एक संसाधन। ठीक है, ऊपर से जंगलों में, वनों में क्या होता है, अब बहुत तरह के जीव रहते हैं, उससे भी जो हमें क्या होता है, फायदा मिलता है। तो वन अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। अब देखिए, वनों के आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे। तो वनों का आर्थिक महत्व क्या है, अगर कहीं पर जंगल या वन रहेगा, उससे क्या होता है, उससे बहुत सारे लोग अपना पेट चलाते हैं। वनों के लकड़ी को वो काटते हैं, उससे अपना पेट चलाते हैं। लोग जलावन की लकड़ियाँ जंगलों में चुनने के लिए जाते हैं, उससे उसका घर चलता है। उसके बाद अगर बात करें, एक पूरा बिजनेस चल रहा है, एक लकड़ी का जो बिजनेस है। ठीक है, घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, जलावन के लिए लकड़ी चाहिए। उससे क्या हो रहा है, उससे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली लोग पैसे कमा रहे हैं।
उसके बाद अगर बात किया जाए तो वन में क्या क्या मिलता है, हमें गोंद मिलता है, यानी गोंद चिपकाने वाला गोंद भी हमें पेड़ से मिलता है, टैनिन मिलता है, मसाले मिलते हैं, मोम मिलता है, शहद, कस्तूरी और जानवरों की खालें सभी वनों के जंतु और वनस्पति जात द्वारा हमें दिया जाता है। बड़े बड़े घने जंगलों में मधुमक्खियों का पालन होता है, मधुमक्खी के छत्ते विकसित किए जाते हैं। बड़े बड़े जंगलों के बीच में नहर कुंड बनाकर, तालाब बनाकर मछलियों की खेती की जाती है। इससे भी क्या हो रहा है, इससे में आर्थिक फायदा हो रहा है। एक अगर कहीं पर जंगल हो गया, अगर 4 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं पर वन या जंगल हो गया तो उससे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ हमें मिलता है, क्योंकि जो मसाले हैं जंगलों में होते हैं। मसाले घर में उगाते हैं, नहीं उगा सकते। मोम जंगलों में होती है, शहद जंगलों में, कस्तूरी जंगलों में, गोंद जंगलों में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती है, रबर, जो रबर के पेड़ हैं, ठीक है, वो रबर के पेड़ भी कहाँ होते हैं, जंगलों में होते हैं। विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, कीटनाशक, पीड़ानाशक, जड़ी बूटियाँ, दर्द के लिए दवाई सभी जंगलों से मिलती है। तो ये क्या है, ये आर्थिक महत्व है किसका, वनों का, जंगलों का। अब आगे देखिए, पारिस्थितिक महत्व यानी पर्यावरण का में क्या, ये तो आर्थिक महत्व हमने पढ़ा, लेकिन अब पर्यावरण में क्या महत्व है, तो पर्यावरण में बहुत महत्व है। पहला है भूमंडलीय जलवायु का संतुलन। आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि जहाँ पर अधिक वन होता है, अधिक वन क्या, उससे क्या होगा, अत्यधिक वाष्पीकरण होगा, और अत्यधिक वाष्पीकरण होने से क्या होगा, टेम्परेचर जो है ना वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, संतुलन रहेगा। गर्मी में अत्यधिक गर्मी बिल्कुल नहीं होगी, ठंड में अत्यधिक ठंड बिल्कुल नहीं होगी, यानी और ऊपर से क्या, मानसून जल्दी आएगा, मौसम परिवर्तन बहुत ही कम होगा, ठीक है, समय पर वर्षा आ जाएगी, अच्छी वर्षा होगी। उसके बाद अत्यधिक वन अगर हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा, मृदा की जो दोहन है उसका वो कम हो जाएगा। यानी भूमंडलीय जलवायु का संतुलन बनाए रखती है कौन, वन, ठीक है। अधिक से अधिक वाष्पीकरण करेगा तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ये तो जानते होंगे कि जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे दोस्तों होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन भी अधिक होंगी। तो ये क्या रहा है, जलवायु का संतुलन, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसका काम क्या है, आपको ऑक्सीजन देना और पर्यावरण को क्या रखना, संतुलन में रखना। उसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण। देखिए अब जो शेर है, बड़े बड़े जानवर हैं, ठीक है, हाथी है, घोड़ा है, जंगली भैंस है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, हिरन है, ये सभी चीज़ें क्या शहर में रह सकती है, बिल्कुल नहीं। तो ये सभी जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, ये सभी जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। तो अगर हम जंगलों का कटाई करते रहें तो ये जंगली जानवर जो है, तो जो जैव विविधता है ये क्या हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा। तो वनों में क्या होता है कि एक जैव विविधता का निवास होता है। सभी जंगली जानवर, विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ, अभी कई पक्षियाँ जो है ना विलुप्त हो चुकी है। क्यों, क्योंकि वन नहीं, उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। अब उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, वो मर जाता है या फिर वो इस देश को ही छोड़ देता है, ठीक है, किसी और देश में वो जाकर निवास करता है, किसी और राज्य में जाकर वो निवास करता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो अगर हम अत्यधिक वन लगाते हैं तो इससे जैव विविधता का मतलब होता है कि एक जंगल में, एक वन में बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, ऐसे जीव जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, ऐसे कीटनाशक, ऐसे जीव, ठीक है, जो जमीन के जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, नाइट्रोजन मिट्टी में उसकी क्षमता को वो बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पक्षियाँ, कीट पतंगे, ठीक है, पेड़ पौधे, बहुत तरह की जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते हैं, जंगलों में उगते हैं। क्या आप रबर का पेड़ घर में लगाए हैं, नहीं। क्या आप गोंद का पेड़ घर में लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये सभी पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, ये जंगलों में होते हैं। तो अगर वन का हमें संरक्षण करना है तो हमें ये सभी चीज़ें करने की आवश्यकता है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है वन अपरूपण, कारण और परिणाम। सबसे पहले समझिए वन अपरूपण है क्या। वन अपरूपण उसे कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्थानीय वन मतलब वो शुरू से आप अपने जन्म से ही, आप अपने पैदाइश से ही जो है ना वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर एक जंगल है, वहाँ पर एक वन है। तो अगर कोई अस्थायी वन है, स्थानीय वन है, और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका सफाई कर रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई हो रही है, तो यही कहलाता है वन अपरूपण, यानी वनों को खत्म करना, वनों को समाप्त करना, लकड़ियों को काटना, पेड़ों को काटना, यह क्या कहलाता है, यह वन अपरूपण कहलाता है। अब कुछ डेटा आपके सामने मैं रखूंगा, उस डेटा को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार वन अपरूपण को भूमि उपयोग समस्या की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक माना जाता है,
ठीक है। वर्तमान में 1.2 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र का वार्षिक रूप से सफाया किया जा रहा है पूरे विश्व में। इस वन अपरूपण का लगभग अधिकांश भाग क्या है, आर्द्र वन है और खुले उष्ण कटिबंधीय जंगलों में होता है। अब देखिए, अब एक ये अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर 2050 तक, ठीक है, इसी प्रकार पेड़ पौधों का कटाई होता रहा, जंगलों का सफाई होता रहा, तो आने वाले कुछ सालों में यानी 2050 तक अमेजॉन का जो जंगल है वह खत्म हो जाएगा। अब देखिए, भारत में जो वन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र अगर कुल 100% भौगोलिक क्षेत्र है तो उसमें मात्र 25% ही क्या है, वन है। क्या है, 25% ही वन है। बाकी का जो है 75% उसमें क्या है, उसमें लोग निवास करते हैं। कहीं पर भूमि जो है उपजाऊ नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बर्फ़ है, ठीक है। तो उम्मीद है वन अपरूपण को आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे वन अपरूपण का कारण क्या, आखिर ये वनों की अत्यधिक कटाई हो क्यों रही है। तो सबसे पहला कारण है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले आपको मैं बता चुका हूँ, जनसंख्या विस्फोट। अत्यधिक जनसंख्या, अरे भाई जनसंख्या बढ़ाओगे तो रहने के लिए घर तो चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए, और ज़मीन के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, पेड़ पौधे की कटाई करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है, जनसंख्या विस्फोट। दूसरा रीज़न है वनों में आग लगना। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा अमेज़न के जंगल में आग लग गई थी, ठीक है। आग कैसे लगती है, पेड़ जब आपस में घिसते हैं हवा से तो आग लगती है। तो वनों में आग लगने से भी जो क्या हो रहा है, वनों का दोहन हो रहा है, वनों की सफाई हो जा रही है, वन खत्म हो जा रहे हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है पशुओं द्वारा अति चराई। अत्यधिक पशुओं को हम चराएंगे तो उससे भी क्या होगा, वन समाप्त हो जाएंगे। तीसरा हो गया। अब चौथा कारण हो गया पीड़क जीवों का हमला। अब देखिए, पीड़क जीव क्या होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं, कुछ ऐसे पक्षियाँ होती है जो पौधों के पेड़ों के पत्तियों को खा लेती हैं और तनों में गड्ढा कर देती है, ठीक है। काठफोबड़ा का नाम सुना है आपने, काठफोबड़ा। तो काठफोबड़ा जो पक्षी है ना, वो क्या करती है, वह तने में छेद कर देती है आर पार अपना घोंसला बनाने के लिए। तो पत्ती आपने खा लिया भाई, काठफोबड़ा आकर उस लकड़ी को, उस पेड़ को जो है ना, उसके तने को खा गया। तो इससे क्या हुआ, पेड़ पौधे मर रहे हैं, वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। इससे भी जंगलों का क्या हो रहा है, अपरूपण हो रहा है। तो उम्मीद है वन अपरूपण और उसके कारण के बारे में आप जान गए होंगे। अब देखिए, अब बात करेंगे परिणाम के बारे में कि वन के खत्म होने से यानी वन के अपरूपण से क्या परिणाम निकलेगा। तो दोस्तों, परिणाम क्या निकलेगा, क्या होगा अगर वन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला होगा कि वन्य जीवों का जो आवास है वो खत्म हो जाएगा। कहाँ रहेंगे, जंगल खत्म हो जाएगा तो शेर कहाँ रहेंगे, हाथी कहाँ रहेंगे, जो बड़े बड़े गेंडा हैं, जलहस्ती है, ये सब कहाँ रहेंगे, जंगली जानवर कहाँ रहेंगी, बड़े बड़े जो पक्षियाँ होती है, कीट पतंगे होती है, ये कहाँ रहेंगी, ठीक है। दूसरा चीज़ हो जाएगा, वन खत्म होने से मिट्टी में अपरदन बढ़ेगा, मृदा अपरदन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तीसरा है ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। चौथा है वाष्पीकरण बिल्कुल नहीं होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पांचवा क्या है, वन उत्पादन की उपलब्धता कमी हो जाएगा, यानी वनों से हमें जो सामग्री मिलती है, वनों से जो हमने पहले पढ़ा आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब कम हो जाएगा। वनों में जो जीव जंतुओं की विविधता होती है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ परिणाम है जो वन अपरूपण से आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे खनन कार्य, बांध निर्माण का पर्यावरण, वन और जैव विविधता का प्रभाव। अब देखिए, अत्यधिक जो मैक्सिमम देखा जाता है कि जहाँ पर वन है ना, जहाँ पर जंगल है, वहीं पर क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा बहुत ही अच्छा। झारखंड में क्या है, झारखंड नाम क्यों पड़ा, झारखंड का नाम पहले वनांचल पर रहा था, उसे हटाकर झारखंड रखा गया। वनांचल मतलब वनों का अंचल, जहाँ पर अत्यधिक वन है। और आपको पता होगा झारखंड में जंगलों की भरमार है, और इसी झारखंड में सबसे अधिक क्या है, खनिज भी है, यानी जहाँ पर वन होगा खनिज भी आपको वहीं पर मिलेंगी। तो क्या कर रहे हैं सरकारें, कंपनियाँ अधिक से अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। अब कोई जंगल है, अब वैज्ञानिक जान गए कि इसके नीचे, इस जंगल के नीचे क्या है, कोयला दबी हुई है। तो क्या करेंगे, उस कोयले को निकालने के लिए पेड़ों की कटाई कर देंगे, जंगलों का सफाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे वन का अपरूपण होगा, जंगल वन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये समझ गए आप। दूसरा है बांध निर्माण, ठीक है। तो बांध निर्माण भी देखिए, बांध निर्माण जो मैक्सिमम जो नदियां हैं,
तालाबें हैं, बड़े बड़े जो स्रोत है पानियों के, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? वो भी वनों और जंगलों में ही होता है। और उस पानी को क्योंकि उस पानी से क्या होता है, पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तब बाढ़ आती है। और नदियाँ अधिकतर जंगलों से होकर गुजरती है। तो जंगलों में ही क्या होता है, अब बांध तो भाई शहर के बीचों बीच तो कोई बांध नहीं बनाएगा, ठीक है। अब दिल्ली के रायसीना हिल के पास कोई क्या बनाएगा? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास क्या कोई ये बांध बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बांध कहाँ बनेगा? जहाँ पर जंगलें रहेंगी। तो बांध बनाने के लिए भी जंगलों की कटाई हो रहा है, वनों का अपरूपण हो रहा है। क्यों? क्योंकि बांध बनाना है। और एक बांध कितना बड़ा होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि बांध का निर्माण कितना बड़े एरिया में होता है, कितने बड़े क्षेत्र में होता है। तो इससे भी क्या हो रहा है? इससे भी वनों की कटाई हो रही है। और इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। वन सभी समाप्त हो रहे हैं, जंगल सभी समाप्त हो रहे हैं। अब आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है जनजातीय जनसंख्या और उनके अधिकारों पर प्रभाव। देखिए, जनजातीय जनसंख्या का मतलब होता है कि वैसी जनसंख्या, जनजातीय, जो वहाँ की स्थानीय है। अब झारखंड में आदिवासी किस बात के लिए लड़ते हैं कि जंगल जमीन, जंगल जमीन हमारा है। यानी जो जंगलों में जो जातियाँ रहती है उन्हें हम जंगली जातियाँ कहते हैं। आदिवासी भी क्या है? आदिवासी का निवास पहले कहाँ था? जंगलों में था। उनका कार्य क्या था? उनका जो भक्ति है प्रकृति के प्रति, उनकी जो भक्ति है पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति, वो अतुलनीय है। उतनी भक्ति हम नहीं कर सकते हैं जितनी भक्ति एक आदिवासी जंगलों को बचाने के लिए करते हैं। जंगलों को बचाने के लिए आदिवासियों ने जो जिम्मेदारी उठाया है वो काबिले तारीफ़ है। जितनी भी जंगलें आज झारखंड में बची हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बची हुई हैं? आदिवासियों के लिए बची हुई है। क्यों? आदिवासी जो होते हैं प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि जो है पेड़ों की कटाई हो। वो जानते हैं कि एक बार अगर इधर पेड़ों की कटाई हो गया हम कहाँ रहेंगे। आदिवासियों को छोड़ भी दे, उसके अलावे बहुत सारे ऐसे जातियाँ होती है जो जंगलों में रहती है, ठीक है। तो क्या होगा? अत्यधिक जंगलों की कटाई से, वनों की कटाई से हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें उजाड़ रहे हैं। वे इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से वे इतने मजबूत नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे बड़े बड़े शहरों में आकर रह सके। वे क्या करते हैं? वे जंगलों में रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, अगर आसपास पूरा पहाड़ी एरिया है और पहाड़ के ऊपर में आदिवासी पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, वे हफ्ते में एक दिन सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए, राशन खरीदने के लिए नीचे उतरते हैं और बाकी के 6 दिन वे ऊपर रहते हैं। तो वही ऊपर जब जंगलों की कटाई हम कर देंगे तो वे कहाँ रहेंगे? क्या वे मार्केट में आकर, क्या वे शहर में आकर ज़मीन खरीद कर घर बना पाएंगे? नहीं घर बना पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? अत्यधिक वनों की कटाई हम कर रहे हैं। तो इससे जो जनजातीय जनसंख्या है, वैसी जनसंख्या जो जंगलों में रहती है, उस पर हम क्या कर रहे हैं? प्रभाव डाल रहे हैं, उनके अधिकार को हम छीन रहे हैं। ये जनजातियाँ जंगलों में रहकर, पहाड़ों में रहकर फसलें उगाती है। कुछ फसलें ऐसे होती है जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर होती है, जंगलों में होती है। वह उन्हीं फसलों को वहाँ उगाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर कर बाजार ले आते हैं बेचने के लिए। उनका पेशा यही है। आपने देखा होगा, आप जब भी अगर आप झारखंड, बिहार, यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे बेसिकली झारखंडी लोग जो हैं, आप जानते होंगे पत्ते का दोना होता है। उस पत्ते के दोना में हम लोग क्या खाते हैं? नाश्ता करते हैं। जब भी किसी दुकान जाते हैं झारखंड में हम खाने के लिए, तो हमें जो पत्ते के दोना में हमें क्या मिलता है? खाने को मिलता है, चाहे वह पूरी हो या सब्जी हो या समोसा हो। तो ये जो पत्ते का दोना है ना, वो जंगलों से आता है। उन्हें लेकर कौन आता है? आदिवासी ग्रामीण जनजाति। ये उनका पेशा है, ये उनकी रोजी रोटी है। वनों की कटाई से उनका रोजगार को छीन रहे हैं, उनके निवास स्थान को छीन रहे हैं, उनके अधिकारों को हम छीन रहे हैं। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लीजिए। पहला जो है वो है वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये जान ही लिया होगा कि वन संसाधनों का जो संरक्षण है उसे हम कैसे कर सकते हैं। फिर भी एक नज़र इस पर हम डालेंगे। पहला है वैकल्पिक स्रोत विकसित करना और विकल्पों को प्रोत्साहन देना। देखिए, वन संसाधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? पहला है वैकल्पिक स्रोत विकसित करना। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। हम तो एक तरफ पेड़ पौधे बचाने की बात करते हैं, जंगलों का संरक्षण का बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो खिड़की, दरवाजे, पलंग, अलमारी, टेबल, ये सब हम क्या करते हैं? ये सब हमें लकड़ी की ही चाहिए। यानी एक तरफ तो हम
पेड़ पौधे को ना काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत नहीं, हमें जो है पलंग वो लकड़ी का ही चाहिए, हमें मेरा जो खिड़की बनेगा वो शीशम का बनेगा, ठीक है, मेरा जो ये बनेगा वो आम का लकड़ी का बनेगा, ये इसका बनेगा वो उसका बनेगा, यानी लकड़ी। तो हमें उसका क्या वैकल्पिक सोर्स ढूंढना होगा, हमें ट्राई करना होगा कि हम स्टील के बने हुए बेड, लोहे के बने हुए बेड, इस्पात के बने हुए बेड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी दोस्तों स्टील, एल्युमिनियम, लोहे का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया है। तो ये हम विकल्प के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खिड़की दरवाजे हम एल्युमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो वनों की कटाई है, लकड़ी का जो यूज़ है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। तो पहला रीज़न तो ये होगा कि वैकल्पिक स्रोत, यानी एक हमको अलग ऑप्शन ढूंढना होगा लकड़ी के अलावे। दूसरा है वन रोपाई के क्षेत्रफल में वृद्धि। हमें ये सोचना होगा और हमें ये कार्य करना होगा कि अत्यधिक से अत्यधिक वन कैसे लगाया जाए। वन कैसे बनता है, अब मान लीजिए आपके पास 2 बीघे का एक छोटा सा ज़मीन है, उस ज़मीन में आप बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, चीड़ के वृक्ष लगा दिए, देवदार के वृक्ष लगा दिए, शीशम के वृक्ष लगा दिए, सागवान के वृक्ष लगा दिए। आने वाले 50 सालों में वृक्ष काफ़ी लंबा हो जाएगा और वही वृक्ष अपने पूरा परितंत्र में छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे वृक्ष का निर्माण कर लेगा। जब एक जंगली जानवर, जब एक पक्षी, ठीक है, उस पेड़ में पत्तियों पर बैठने के लिए आएंगे तो वे क्या करेंगे, अपना बीट करेंगे, पॉटी करेंगे, और उनके पॉटी से क्या होगा, नया पेड़ का क्या होगा, विकास होगा। तो वहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक जंगल का निर्माण हो जाएगा। तो हमें वन रोपाई के क्षेत्रफल में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें यह कोशिश करना होगा कि वनों का हम दीर्घ उपयोगी कैसे करें, यानी वनों के रहते हुए, ठीक है, वनों का उपयोग भी करो, यानी वनों का हम यूज़ भी करेंगे और उसको हम लोग बचा के भी रखेंगे। तो क्या करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में जो है ना लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में हम जो है भूमि का दोहन करेंगे, तो ऐसे उसको हम बचा सकते हैं। चौथा है कि सूचना बेस आधार और नियमित निगरानी। हमें जंगलों का नियमित निगरानी रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लकड़ी माफिया होते हैं जो जंगलों में जाकर रात को बड़े बड़े पेड़ वृक्षों की अवैध कटाई करते हैं, ठीक है, अवैध रूप से लकड़ी की पेड़ों की कटाई करते हैं। तो हमें एक ऐसा निगरानी रखना होगा, हमें एक ऐसे लोगों को नियुक्त करना होगा जो इस बात का देखरेख करे, जो इस बात की निगरानी रखे कि जंगलों की अवैध कटाई बिल्कुल ना हो। और अंतिम दोस्तों है कि हमें एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है। हमें वन संरक्षण के लिए कानून तो है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उस कानून को माना नहीं जा रहा है, उस कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाई जाए जिससे जो लकड़ी माफिया है, जो भू माफिया है, जो जंगलों की अवैध कटाई करते हैं, उनके खिलाफ जो है हम कार्रवाई कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका यह वन संसाधन का चैप्टर 5 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं यह चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि आगे हम इग्नू के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी जल्दीबाजी में ना बहुत सारे वीडियोज़ में नहीं बना पाया, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी मैं आपको और भी चैप्टर्स जो है करा दूंगा। कल तक मैं आपको आधा चैप्टर, आधा यूनिट, ठीक है, 14 है ना, मैं 8-9 तक आपको मैं करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अगर आप अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों।